देखो अभी तक हमने ये स्टडी किया था कि जब हम किसी भी कॉइल को, है ना, किसी भी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा होता है तो उस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उससे उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं किसी भी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर अगर रोटेट करता हूँ, उसको घुमाता हूँ, तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि अगर आप किसी कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे तो कभी तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगी, कभी उसके पैरेलल आ जाएगी, कभी किसी थीटा एंगल पे आ जाएगी, और उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा होगा, उस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा होता है तो हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होता है, चाहे चेंज होने का रीजन कुछ भी रहा हो, चाहे आप कॉइल को रोटेट करो या फिर कॉइल को छोटा बड़ा करो या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो या कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा करो, किसी भी तरीके से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के साथ में, तो इसका मतलब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस टॉपिक में अभी जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रोटेट करता हूं तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और उसकी नेचर क्या होगी, मतलब वो ईएमएफ अगर टाइम के साथ में चेंज होगा तो किस तरीके से चेंज होगा, और अगर कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो कांस्टेंट ईएमएफ कितना होगा। ये मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने एक कॉइल को रखा हुआ है इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में, ये कॉइल है इस तरीके से रखी हुई है और इसको हम इस वर्टिकल डायामीटर के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ये इसका वर्टिकल डायामीटर है ये वाला, इसी को हम इसकी एक्सिस मान लेते हैं, इसके अराउंड हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर रहा हूँ। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। मान लो टी टाइम के अंदर कॉइल थीटा एंगल से घूम गई तो इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, थीटा अपॉन टी के बराबर है। थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे सपोज करो कॉइल पहले ऐसे रखी है, इमेजिन करो आप, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। और मान लो कॉइल ऐसे घूम जाती है इस तरीके से या इस तरीके से, तो मान लो ये कॉइल इस तरीके से घूम रही है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पे आ जाएगा। मैं उस इंस्टेंट पे इसको चेक कर रहा हूँ जब ये थोड़ा सा घूम चुकी है ऐसे, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पे आ चुका होगा। और अगर ये और ज्यादा घूम गई, ऐसे आ गई, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। मतलब कुछ कुछ जगह पे तो एंगल 0 होगा, फिर 90 होगा, फिर ऐसे घूम जाएगी तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एंगल 180 डिग्री। और फिर ऐसे घूम गई तो 270 और वापस घूम के उसी पोजीशन पे आ गई तो 360। मतलब बार बार क्या चीज चेंज हो रही है, थीटा चेंज हो रहा है। और थीटा चेंज होने के साथ साथ क्या इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, चेक कर लो। चलो फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं कॉइल में, इसलिए एन से भी मल्टीप्लाई करना है, एन इंटू बी डॉट ए, जो कि बनेगा एन बी ए कॉस थीटा। हम यहाँ पे थीटा को चेंज कर रहे हैं भाई, जैसे जैसे कॉइल घूमेगी क्या थीटा चेंज होगा, और थीटा अगर चेंज होगा तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा। देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द कॉइल, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, लेकिन इस बार क्या चीज बदल रही है, यहाँ पे ये थीटा बदल रहा है। अगर ये थीटा बदलेगा तो इसका मतलब कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, चाहे वो किसी भी रीजन से चेंज हो रहा हो, थीटा बदले, ए बदले, बी बदले, एन बदले, कुछ भी बदले, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू माइनस, क्या होता है फॉर्मूला, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये ईएमएफ इसमें इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ईएमएफ की, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। फाई की वैल्यू ये उठा के पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस डी बाई डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा टी कहाँ से आ गया ये, तो देखो थीटा को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी लिख सकते हो ना। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं थीटा ही रखूंगा ना तो फिर इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। आपको टाइम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसको टाइम लेके आना पड़ेगा, फॉर्मूले के अंदर टी लेके आना पड़ेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे थीटा को क्या लिख दिया, ओमेगा टी लिख दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बताओ यहाँ पे एन बी ए तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, ई इक्वल्स टू माइनस एन बी ए को तो अलग कर लो, और ये जो cos ओमेगा टी है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और जो टी का मल्टीपल है वो आगे मल्टीप्लाई में और आ जाएगा, इंटू ओमेगा आ जाएगा। तो मतलब ई क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस कर दो, यानी ये आ गया
एन बी ए ओमेगा, आगे ले आओ साइन ओमेगा टी, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या चीज आ गई अपने पास? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला देख के बताओ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कांस्टेंट है या टाइम के साथ में चेंज होगा? चेंज होगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर देखो एन बी ए और ओमेगा ये कांस्टेंट हो सकता है भी, ओमेगा मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो तो ओमेगा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, ये सब कांस्टेंट है मान लो। तो फिर भी टाइम के साथ में ये वाली वैल्यू तो बदलेगी ना, साइन फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ बदल रहा है। और कौन से फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। साइन फंक्शन जानते हो ना सब लोग? साइन फंक्शन ही होता है, साइन वेवफॉर्म ये होती है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो टाइम के साथ में इस तरीके से चेंज हो रहा होगा, कभी एक डायरेक्शन में होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फिर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। क्योंकि टी की वैल्यू बदलने के साथ साथ ओमेगा टी बदलेगा, ओमेगा टी बदलने से क्या होगा? साइन फंक्शन की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ भी कम ज़्यादा होगा, तो कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल कंटिन्यूसली मिलेंगे। और इस टाइप का जो ईएमएफ होता है ना उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ है ये? अल्टरनेटिंग, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर नेगेटिव है, फिर वापस पॉजिटिव है। तो अल्टरनेटली ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल ये चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए इसको कौन सा ईएमएफ बोलेंगे? अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलेंगे। अच्छा, अगर आपको पूछे कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है इसमें, ये जो वैल्यू आ रही है ना मैक्सिमम, ये कितनी है, कैसे बताओगे? भाई मैक्सिमम ईएमएफ तब इंड्यूस होगा जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। ये मैक्सिमम हो गया तो ईएमएफ भी मैक्सिमम हो गया। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो जो मैक्सिमम ईएमएफ है उसको अगर मैं ई नोट से रिप्रेजेंट करूं, ये मैक्सिमम ईएमएफ है भाई। कौन सा ईएमएफ है ये? मैक्सिमम ईएमएफ। तो वो कितना आएगा? एन बी ए ओमेगा के बराबर आएगा। भाई साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो आंसर क्या निकल के आया कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा? ई इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा के बराबर होगा। आप चाहो तो एन बी ए ओमेगा की जगह ये वैल्यू भी लिख सकते हो, तो उससे जो ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। शॉर्ट में इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, शॉर्ट में लिखना चाहो तो। ठीक है, बातें समझ में आई क्या? अरे बताओ। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर आप किसी भी कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी नेचर क्या होगी? अल्टरनेटिंग, मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा जो टाइम के साथ में कंटिन्यूसली बदलेगा, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। समझ में आया ये?